नमस्कार। पिछले कई दिनों से राजस्थान में मतदान लोकसभा चुनावों को लेकर के जो हुआ, उससे पहले भी और उसके बाद में भी एक रिपीटेटिव बयान की वजह से राजस्थान की सियासत में चर्चाओं में है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर के अलग-अलग मंत्रियों को अलग-अलग सीटों की जिम्मेदारियां दी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा वोटिंग से पहले भी और वोटिंग से बाद भी लगातार रिपीटेटिव ये बयान दे रहे हैं कि अगर दौसा की सीट वो नहीं जीते तो फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस वक्त हमारे साथ में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, रिपीटेटिव आपको इस तरह से बयान क्यों देने पड़े, और आज तो आपने ये तक कह दिया कि सिर्फ दौसा नहीं, 7 ऐसी सीटें हैं जिसकी प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनमें से एक भी सीट अगर नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल इसके में पीछे की रीजन क्या है? क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हम सातों जीत जाएंगे या कुछ और है? दरअसल में प्रधानमंत्री जी जब दौसा में आए थे, रोड शो किया था, तो रोड शो के बाद जब वो जाने लगे तो ईस्टर्न राजस्थान की 7 सीट जो एसटी बाहुल्य हैं, विशेषकर मीणा बाहुल्य हैं, जिन पर मैंने लंबे समय तक काम किया है और उनको बीजेपी से जोड़ा है, और ऐसा कोई समस्या, ऐसा कोई संकट जब भी आया, मैं सदा उनके साथ खड़ा रहा। केवल एसटी के साथ नहीं खड़ा रहा, सब समाज, सब वर्ग के लोगों के साथ हर दुख दर्द में रात दिन खड़ा रहा। लेकिन यह एक अफवाह ऐसी फैलाई गई, जो पूरे देश में भी बाद में फैलाई गई, कि अगर मोदी जी 400 पार कर गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को मिटा देंगे। और आपको जानकारी है कि आरक्षण का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे प्रदेश में हुआ था। मैं उसमें मजबूती से इन लोगों के साथ खड़ा था, चाहे आमागढ़ का प्रकरण हो, चाहे पेपर लीक का प्रकरण हो, चाहे भ्रष्टाचार का प्रकरण हो, चाहे पुजारी को आग लगा के मारने का हो, आदिवासी में भुखमरी का मामला हो, धर्म परिवर्तन का हो, हर समस्या को मैंने, चाहे वीरांगनाओं का हो, रात दिन इनके बीच में रह के राहत दिलाई है। तो जब आरक्षण का सगुफा फैलाया गया, कांग्रेस विशेषकर सभी प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया, तो मैं मतदाताओं के बीच में गया, तो मैंने उनको कहा कि क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? क्या मोदी जी पर भरोसा नहीं है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी? उसके बाद भी जब मनाने में हमको थोड़ा ऐसा लगा कि मन नहीं रहे हैं, और जिनको सर्वस्व जिनके लिए लुटा दिया मैंने मेरा, और वो आनाकानी कर रहे हैं, और मोदी जी ने मेरे को, एक तो मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर दौसा की सीट नहीं जीती तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मोदी जी उसके बाद में आए और 7 सीटों का कह गए। और मैं आपसे अभी बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 7 में से एक भी हार गई तो मेरी ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरा दायित्व बनेगा कि मेरे को नैतिकता की दृष्टि से मंत्री पद पर बने रहना किसी भी तरह से उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने राजस्थान, चूंकि 2014-2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो सीटें जीतने की 25 की 25 सीटें जीतने का एक जिम्मेदारी नैतिक तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर भी थी। आपसे सीनियर लेवल पर कैबिनेट में भी है, उप मुख्यमंत्री पद पर भी है, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी भी मिली होगी, लेकिन कोई सीट छोड़ने की, पद छोड़ने की, मंत्री पद छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। आप तो नैतिकता के पैरामीटर्स पर इतना अड़े हुए क्यों हैं? चारण जी, अगर मैं कड़ाके की रात में, ठंड में आपके लिए लड़ता रहूं, चाहे बरसात पड़े, चाहे ठंड पड़े, चाहे भीषण जंगल में जाना पड़े, पहाड़ी पे चढ़ना पड़े, और ऐसे वक्त पर आप मेरे से मुंह मोड़ लें, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मुझे लगा कि सब कुछ
अपना सारा समय जीवन इन लोगों को देने के बावजूद भी ये अफवाहों में बह रहे थे, तो मैंने ये समझा कि मैंने जो सेवा की है उसमें कुछ कमी रह गई। तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी अगर मैं उनको नहीं जीता पाया, मैंने परिश्रम किया, साथ भी दिया है लोगों ने, लेकिन अगर किसी प्रकार का खतरा एक भी सीट पे हो गया तो मैं ये मान के चलूँगा कि मैंने मेहनत में कोई कसर रह गई, जिसके कारण मैं ऐसा करूँगा, ये मैंने तय कर रखा है। बाबा, आप जिस मेहनत में कसर और कसक की बात कर रहे हैं, आपके समर्थकों को, जिनको आप उलाहना दे रहे हैं, उन समर्थकों का भी यही सवाल है कि बाबा, जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि मैंने जनता के लिए मेहनत की, उनका ये कहना है कि बाबा ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, जीवन खपाया है। उनमें भी एक निराशा है कि जितना संघर्ष किया उतना बाबा को पार्टी की तरफ से मिला नहीं। तो जो नाराजगी आपकी जनता को लेकर है, वो जनता में भी एक नाराजगी है कि बाबा जो डिजर्व करते थे वो उनको पार्टी ने दिया नहीं। इसका जनता में असर था। वो सोच रहे थे कि ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला तो ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला तो ये मिलना चाहिए था। एक अपेक्षा रहती है कार्यकर्ता की, जनता की, क्षेत्र की जनता में जब दिन रात हम काम करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने जो संघ से संस्कार लिया है, वो हम इसलिए नहीं आए राजनीतिक दल में कि हम हमारे लिए लें, हम इसलिए आए कि हम दूसरे को दें, समाज को दें, देश को दें। इसलिए हमने संघ की शाखाओं पर गाया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। पद या यश या गरिमा के लिए हम नहीं आए, हम देश की सेवा के लिए आए। तो देश की सेवा के तो अनेक जरिए हैं। आपको पता है, मैंने 26 लाख उन विद्यार्थियों के रीट पेपर का पेपर रद्द करा दिया जिनके भविष्य के साथ राजस्थान सरकार ने खिलवाड़ की थी। अगर मैं मुख्यमंत्री भी होता तो ये काम नहीं कर सकता था। तो जनता को साथ लेके बड़ा से बड़ा काम कराया जा सकता है, जन समर्थित आंदोलन करके जनता को न्याय दिलाया जा सकता है। जेपी ने भी दिया था, महात्मा गांधी ने भी कुछ पद पे नहीं रह के भी देश को आज़ाद कराया, वो राष्ट्रपिता हैं हमारे। तो जरूरी नहीं है कि पद पे बने रहने के बाद ही हम कुछ कर पाए, बिना पद के भी काम करने का जज्बा है, तो करेंगे अगर ऐसी स्थिति बनी तो। आपने काम की बात की। 2018 में जब बीजेपी हारी थी तो बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान पूर्वी राजस्थान में हुआ था और भरतपुर संभाग और इस पूरे बेल्ट में सिर्फ बीजेपी 2 सीटें ला पाई थी। इस बार कांग्रेस ने ईआरसीपी का मुद्दा बड़ा उठाया। 5 साल पूर्व विपक्ष के तौर पर आप सबसे अग्रणी भूमिका में नजर आए। ईआरसीपी पर जहां कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में बड़ा मुद्दा बना रही थी, तो उसे काउंटर करने में सबसे फ्रंट मोर्चे पर आप नजर आए और परिणाम ये रहे कि जो बीजेपी पूरे पूर्वी राजस्थान में 2 सीटें ला पाई थी, वो इस बार भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक की 28 में से 15 सीटें जीत जाती है, जहां पर कांग्रेस मजबूत भी थी पहले और ईआरसीपी जैसा बड़ा मुद्दा भी था। और अभी जो ये दौसा से चुनाव लड़े कन्हैयालाल मीणा, वो भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को कुछ बड़ा मिलना चाहिए। देखो, ये जो इलाके आप गिना रहे हैं, जो 2018 में हम खो बैठे थे, मात्र एक सीट आई थी, वहाँ हमारी 15 सीटें आई हैं, ये बात सही है। और ये इस कारण आई है कि मैंने 5 साल सतत यह संघर्ष किया है। और ईआरसीपी के जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हो, मैं 1988 से जनता के बीच, सड़क पर, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में बराबर उठाता है हूँ। और जो भी मंत्री बने, और विशेषकर गजेंद्र सिंह जी को इस मामले में मैंने बार बार संपर्क किया। और जब डबल इंजन की सरकार बनी तो मोदी जी ने 45,000 करोड़ की एक लाइफलाइन 13 जिलों के लिए हमें दे दी। तो सौभाग्य है कि मैंने इसके लिए संघर्ष किया और मैं आगे करता रहूँगा। और आपने जो कहा, ईआरसीपी भी हमको मोदी जी ने दिए, और हमारे इलाके में सबसे बड़ा देश का सड़क एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई निकाला है, विकास के भरपूर काम किए हैं। और इसलिए यहाँ की जनता से मैं आशा करता हूँ कि सिवाय मोदी के, सिवाय कमल के फूल के, यहाँ की जनता को और जगह हाथ डालना ही नहीं चाहिए था। डाला भी नहीं होगा, भरोसा है ये सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन
62 साल के कांग्रेस के राज ने कभी भी यहाँ विकास का काम नहीं कराया पूर्वी राजस्थान में। ना तो ऐसी कोई बड़ी सड़क दी, ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो ईआरसीपी का आएगा उस पर कभी विचार किया। तो मोदी जी ने जब इतना किया है और मैंने जब दिन रात इनके लिए संघर्ष किया है और उस पर आघात पहुंचता है या उसके उसके साथ किसी प्रकार का डिच होता है, तो स्वाभाविक है कि मेरे को मंत्री पद पे बने रहना ये मैं उचित नहीं मानता। डॉक्टर साहब, अभी मैं 2 दिन पहले आपका एक वीडियो देख रहा था जो हत्याकांड वाले प्रकरण में आप धरना स्थल पर पहुँचे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे। इससे पहले जो आरएएस भर्ती मामले में भी जो युवाओं का धरना चल रहा था। अभी जो 2 दिन पुराने मामले में आपका बयान सुन कर के ऐसा लग रहा था जैसे एक बंधे हुए से हैं, जो व्यक्ति विपक्ष में रहते हुए सड़क की लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन सत्ता में आने की वजह से कहीं बंध गए। तो अ, आपके निजी अनुभवों के आधार पर क्या आपको लगता है कि मैं जनता की लड़ाई विपक्ष में रहते हुए बेहतर लड़ रहा था? ना, ऐसा नहीं है। सरकार में रहते हुए मैं आरएसएस के धरने पर मैं गया, मंत्री होते हुए भी, और उनके लिए सरकार में लड़ाई लड़ी। और वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, उनको पढ़ाई का समय नहीं मिला, तो मैं सफल रहा उनकी परीक्षाओं का समय पोस्टपोन कराने में। इसी तरह से अभी हाल ही में 2 घटना मेरे क्षेत्र में हुई। एक दौसा जिले के गांव में हुई जहां कुछ बर्बरता पुलिस द्वारा की गई, जिसके जिसके कारण पूरा गांव पलायन कर गया। तो मैंने आंदोलन नहीं किया, मैं वहां जाके खाट लगा के सो गया, रात भर वहां रहा और पूरा गांव आ गया। और पुलिस को मैंने कहा कि आप धैर्य पूर्वक जांच करो, अपराधी कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बाबा, करने से आप नहीं जब रोकेंगे। खाट डाल ले, आप आप जब लेकिन खाट डालते हैं तो फिर प्रशासन की आप खाट खड़ी हो जाती है, दिक्कत ये है। हाँ, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आप इतना भय नहीं बैठाएं कि लोग पलायन कर जाएं, गांव खाली हो जाए। ये कांग्रेस का राज नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राज है। और अब हाल में 5-6 दिन पहले गंगापुर में एक बिल्कुल 26 साल के बच्चे का गला रेत दिया और उसको बुरी तरह से बेरहमी से मार दिया। अभी उसका धरना चल रहा है। तो मैं आगे से जाके धरने पे मिला, उनको मैं कह के आया हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आपकी जो मांगे हैं उनके लिए। जिला प्रशासन से भी बात करके आया और ताज्जुब इस बात का है कि दोनों घटना में प्रतिपक्ष का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। कोई भी व्यक्ति जो है कांग्रेस का, ना तो नांदरी गांव में पहुंचा, न गंगापुर में पहुंचा। और मुख्यमंत्री जी चूंकि अभी व्यस्त है चुनाव में, तो मैं दोनों घटनाओं के बारे में जो जो मांग पत्र गांव वालों ने रखा है वो पूरी कराऊंगा। तो सरकार में रहते हुए भी जनता की मैं सेवा करूंगा, रुकने वाला नहीं है, जो मेरा स्वभाव है। पर चूंकि आप जानते हो मैं मंत्री हूं, मेरी मर्यादा है, तो मैं न धरना दे सकता, न मैं सड़क पर उतर सकता। लेकिन जनता के बीच में जाकर उनके दुख दर्द जानकर सरकार यानी कि मुख्यमंत्री जी तक और बड़े अफसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि 4 जून के बाद स्थितियां बदलेगी, किरोड़ी लाल मीणा भी हमारे साथ आएंगे। इस तरह के बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखो, मेरा 1000 टुकड़े भी कर डाले हैं और कितनी भी बड़ी ताकत मेरे को कांग्रेस में मिलने के लिए कहे, मैं कभी भी कांग्रेस में नहीं जा सकता। ये उनका पता नहीं किस उससे उन्होंने ये बात रखी है। मैं घर बैठ सकता हूँ, राजनीति से संन्यास ले सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस में बिल्कुल जाना ही पसंद नहीं करूँगा। मेरे विचारों से कांग्रेस मिलती नहीं। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। संघ के जो संस्कार हैं वो मेरे रग रग में दौड़ रहे हैं। इसलिए डोटासरा जी ने जो बयान दिया है वो बेतुका है, उसका कोई आधार नहीं है। आखिर में 2-3 छोटे-छोटे सवाल। किसानों से जुड़ा महकमा आपके पास में है और किसान एक ऐसी कौम है जिनका प्रशासन कहें या फिर नेता लोग कहें, उन तक एक्सेस कैसे बिठाना है सबसे कम जागरूक कौम होती है। और ऐसे में आपने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद में कितना बदलाव मानते हैं कि पिछले 2-3 महीने में हम इतना कुछ बदलाव तो कर पाए हैं जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी कुछ अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने में सहूलियत रही है। उनकी समस्याओं को सुनने के तरीके में, सिस्टम में, प्रशासन में किस तरह का बदलाव आप महसूस करते हैं? देखो, ऐसा है, मैंने मेरे अधिकारी की मीटिंग बुलाई तो मैंने पूछा 5 साल में कितने सोलर पैनल पंप
किसानों को लगाएं। तो उन्होंने जानकारी दी 65,000। तो मैंने मेरे अधिकारियों से किया, उन्होंने 5 साल लगाए, और जो 100 दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने घोषित किया है उसमें क्या अपन 65,000 लगा सकते हैं? तो उन्होंने एक कार्यक्रम तय किया, एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग ली, और हमारे अधिकारियों ने एक ही दिन में, मैंने मुख्यमंत्री के हाथ से सारे किसानों को राजस्थान को जोड़कर एक ही दिन में 50,000 सोलर पंप स्वीकृत कर दिए, और 2 दिन में उनको राशि उनके हाथों तक पहुंचा दी, और उसके बाद में 13,000 अब कर दिए। यानी कि उन्होंने 5 साल में 65,000 किए, और हमने 63,000 कुसुम सेकंड योजना में किसानों को वो सोलर पैनल वितरित कर दिए। जितनी भी योजनाएं किसानों की केंद्र और राज्य की, उसकी एक बुकलेट हमने छपाई, और वो बुकलेट हर पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति और गांव-गांव तक भेजी जा रही है, जिससे किसान को ये पता रहे कि कौन सी योजना मेरे फायदे की है, उसका फायदा लेने का क्या तरीका है, सब्सिडी का प्रावधान है। कई जगह किसानों को जागृति नहीं है, तो किसानों को वो पहुंचाई है। और हम किसानों की चौपाल लगाने जा रहे हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद, ताकि हम हमारी योजनाओं को किसानों को बताएंगे। और जितना भी फसल का बीमा का पैसा अटका हुआ था पिछली सरकार में, मैंने आते ही किसानों का अधिकतर फसल बीमा का पैसा वितरित करा दिया है। इसलिए किसानों को इस बात का भरोसा है, और जो भी किसानों की योजना है, राजस्थान के किसान विश्वास करते हैं कि कृषि मंत्री रहते हुए, क्योंकि डॉक्टर कोड़लाल किसान के बेटे हैं, तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चूंकि मैं किसान के घर में जन्म लिया है, किसान के दुख दर्द समझता हूँ, कि किसान को मेरे रहते हुए कोई परेशानी नहीं हो, सदा उसके चेहरे पर खुशहाली रहे, खुश रहे, ये मैं प्रयास करूंगा। आखिरी सवाल, चुनाव परिणाम में कुछ दिन बचे हैं, वोटिंग हुए भी 20 दिन का समय हो चुका है, लगभग आपने हर सीट की रिपोर्ट आपके पास होगी। बीजेपी क्या फिर से क्लीन स्वीप करेगी, या बीजेपी का राजस्थान में कितनी सीटें जीत रही है इस बार 25 में से? देखो, मैं ऐसा सीधा कुछ नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान के 11 संसदीय क्षेत्र में मैं गया हूँ। उन 11 संसदीय क्षेत्रों में 2 में फाइट टफ है, बाकी 9 क्लियर हैं। और मैं ऐसा कह सकता हूँ, पूरे राजस्थान में 3 संसदीय क्षेत्रों में कंटेस्ट है, बाकी सीटें क्लियर हैं। 22 सीटें क्लियर है, 3 जगह पे टफ फाइट है। कौन सी टफ टफ फाइट फाइट वाली मान रहे हैं आप? उसमें आ, एक भरतपुर भी है, और ये आपके इलाके की एक बाड़मेर भी है, बाड़मेर जैसलमेर। और हमारे जो पता लग रहा है कि भाई झुंझुनू और चूरू में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। चलिए, एक आखिर में मैं हाँ या ना में जवाब कहूंगा कि आप जिन 7 सीटों का जिक्र आपने किया था कि जिनकी जिम्मेदारी मिली, क्या वो दौसा, टोंक, धौलपुर, कोटा, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा और भरतपुर है? हाँ, भरतपुर उसमें है। ये सातों सीटें वही है? दौसा, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण और कोटा, यस, यही सातों सीटें हैं? यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने धन्यवाद। समय निकाला। पॉलिटिकल पंचायत धन्यवाद। पर चुनावी चर्चा या फिर राजस्थान की राजनीति से जुड़े जो बड़े मुद्दे होंगे उन पर इसी तरह जारी रहेगी। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।